हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट माना जाता है क्योंकि यहीं से ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले शुरुआत की थी ईस्ट इंडिया कंपनी पे अपना कंट्रोल करने की। पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझेंगे कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी इस एक्ट की, और फिर समझेंगे इसके कुछ प्रोविजंस, मतलब क्या क्या चीज़ें लाई गई इस एक्ट के तहत। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो साल 1773 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी के फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन कंपनी अपने आप में ब्रिटिश एम्पायर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एसेट थी। कंपनी ब्रिटिशर्स को एनुअली 40,000 पाउंड्स पे करती थी, जिसे अगर हम आज के दिन इंडियन करेंसी में बात करें तो लगभग 462 करोड़ रुपए होते हैं। इतने पैसे पे करने के पीछे कंपनी का सिंपल सा रीज़न था कि उनकी जो मोनोपोली थी ट्रेड में वो बरकरार रहे। लेकिन कंपनी अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाती क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में 85% तक टी स्मगल जो की जाती थी वो डच टी थी। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी भारी नुकसान झेलना पड़ता था। ईस्ट इंडिया कंपनी पर भारी कर्ज था दोनों बैंक ऑफ इंग्लैंड और ब्रिटिश गवर्नमेंट का। इसके चलते ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मोनोपोली मेंटेन करने के लिए एनुअल फीस पे नहीं कर पाई, और दूसरी तरफ कंपनी के ऑफिशियल्स करप्ट होते गए और कंपनी के पैसे से अमीर होते गए, रिश्वत लेते गए। इसलिए इस सब को देखते हुए ब्रिटेन के उस समय के पीएम फ्रेडरिक नॉर्थ ने डिसीजन लिया कंपनी को कुछ हद तक कंट्रोल करने के लिए एक्ट लाने की, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से भी जानते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑलरेडी एक टी एक्ट ला चुकी थी, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन वेयरहाउस में पड़े 6.8 मिलियन किलोग्राम टी स्टॉक को एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री किया गया, जिससे कंपनी को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में कंपनी का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था और कंपनी के शेयर होल्डर्स ने इस एक्ट का विरोध भी किया, लेकिन नॉर्थ गवर्नमेंट रेगुलेटिंग एक्ट को लाने में कामयाब रहती है। अब समझते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में। सबसे पहले तो लंदन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की फॉर्मेशन हुई, जिनकी संख्या थी 24, और इन्हें 4 साल के टर्म्स पर अपॉइंट किया गया था। बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा, और वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के। मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स को बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर ला दिया गया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जिसे गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी कह सकते हैं, इसका गठन किया गया, जिसमें गवर्नर जनरल के अलावा 4 और मेंबर्स थे। इस काउंसिल का काम था सभी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव डिसीजंस लेना। अक्सर इसमें वोटिंग का भी इस्तेमाल होता था, और गवर्नर जनरल तभी वोट कर सकता था जब वोट्स का टाई हो जाए। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट शुरू हुआ, जिसके पहले चीफ जस्टिस बने सर एलाइजा इम्पे। चीफ जस्टिस के अलावा 3 और जजेस थे इस सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट की जुरिस्डिक्शन उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा के एरिया तक थी। नेक्स्ट प्रोविज़न रेगुलेटिंग एक्ट में था कंपनी के ऑफिशियल्स को प्राइवेट ट्रेड से किसी भी तरह से रिश्वत, गिफ्ट्स आदि पर रोक लगा दी गई। कंपनी को डिविडेंड्स यानी किसी भी कंपनी के जो प्रॉफिट्स होते हैं उससे शेयर होल्डर्स को जो डिस्ट्रीब्यूशन जाता है उस पर 6% तक की लिमिट लगा दी गई, जब तक कंपनी 1.5 मिलियन पाउंड्स गवर्नमेंट लोन को वापस ना चुका दे। सो ये सभी थे मेन प्रोविजंस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। नेक्स्ट वीडियो में हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और एक्ट ऑफ 1786 के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।